हेलो एवरीवन एंड जय हिंद। दिस इज विकास सर। आज हम लेके आए फिजिक्स का सेकंड लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन के बारे में सबको पता ही होगा। चलिए आज उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ते हैं। सो फर्स्ट एज यूजुअल क्या पढ़ने वाले सर लेक्चर में? तो लेक्चर में पढ़ने वाले हम फोर्स क्या चीज होगा स्टार्टिंग में, उसके बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड उसके ऊपर देखेंगे लॉज ऑफ मोशन कैसे बेस्ड है। ओके, तो चलिए फर्स्ट देखते हैं फोर्स। फोर्स क्या चीज होता है? तो बेसिकली इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन उसका। किसी भी चीज को अगर आप पुश करते हो, जैसे ये बंदा पुश कर रहा है, किसी भी चीज को अगर आप पुल कर रहे हो, ओके, खींचना, एंड लास्ट में किसी चीज को हिट करना, तो तीनों होता है फोर्स। ओके, इफेक्ट ऑफ तीनों का हमें फोर्स बताया जाता है। फोर्स से क्या चीज होता है? तो फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन जनरेट हो जाता है। अभी मोशन क्या होगा? तो मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आता है तो उस ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करेगा, उसका वेलोसिटी चेंज कर सकता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लो करेगा, फास्ट करेगा, और उसका डायरेक्शन वो चेंज कर सकता है। फोर्स का यूनिट आपको पता होना चाहिए न्यूटन, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे लिखा है मोशन इज कॉज ओनली बाय अनबैलेंस फोर्स। अभी अनबैलेंस फोर्स क्या चीज होता है? सो बेसिकली दो टाइप के फोर्स होते हैं, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को इधर से एक बंदा खींच रहा है, एज यूजुअल अपना मजनू खींच रहा है इधर से, ओके, और इधर से लैला खींच रही है। ओके, अभी सिंपल चीज है, ये बंदा इधर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन, और ये भी क्या कर रही है इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है 20 न्यूटन। अभी क्या हो रहा है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों फोर्स क्या कर देंगे? नलीफाई कर देंगे। इधर भी 20 खींच रहा है, इधर भी 20 खींच रहा है, तुम इमेजिन कर पा रहे हो। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा एफ नेट फोर्स। एफ नेट यानी दोनों फोर्स को जोड़ के तोड़ के जो भी फोर्स बचता है वो कितना हो रहा है यहाँ पे? जीरो। क्यों जीरो हो रहा है? बिकॉज 20 माइनस 20 होगा, दोनों का डायरेक्शन कैसे भाई? अलग अलग है। तो इसमें क्या होगा? नेट फोर्स जीरो हो रहा है, यानी ये बॉक्स क्या होगा? मोशन में ही जाएगा। रेस में है तो रेस में ही रहेगा। तो ऐसा जो फोर्स होगा उसे मैं कहता हूँ बैलेंस फोर्स, यानी जो भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर रहा है, तो उस फोर्स को हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। इसका उल्टा क्या होगा सर? तो बेसिकली सेम फिगर लेते हैं। सेम फिगर में क्या होगा? ये बंदा अभी इधर लगा रहा है भाई 30 न्यूटन, और इधर लगा रही उतना ही 20 न्यूटन। अभी एफ नेट कितना होगा? मैं भी एफ नेट लिखूंगा 30 माइनस 20। क्यों? बिकॉज एक बड़ा एक छोटा है, तो कितना होगा? 10 न्यूटन। यानी इस बॉक्स बॉक्स के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है जिससे बॉक्स क्या हो जाएगा? मोशन में चला जाएगा। ओके, तो इस एफ नेट फोर्स को अब मैं कहूंगा अनबैलेंस फोर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन अगर चेंज कर रहा है तो फोर्स हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स। अभी देखते हैं इनर्शिया एंड मास। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और मजेदार भी कंसेप्ट है, बहुत कंफ्यूज भी होता है, लेकिन आप सिंपल फॉर्मेट में इसे समझेंगे हम। देखो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। ओके, चलो सिंपल लैंग्वेज में सीखते हैं। इनर्शिया का मतलब होता है भाई ना, ओके, नहीं, किसी भी चीज को नहीं बोलना। अभी अपने पास में दो स्टेट ऑफ, जैसे मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में दो स्टेट होती है, एक होती है उसकी रेस स्टेट, एक होती है मोशन स्टेट। ओके, सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस से मोशन में जाना चाहता है, ओके, तो नहीं बोलेगा नहीं नहीं उसे रेस में ही रहना है, तो उसके पास में है भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में लेकिन वो रेस में जाना चाहता है, तो वो बोलेगा नहीं नहीं मैं मोशन में रहना चाहता हूं, मैं रेस में नहीं जाना चाहता हूं। तो क्या कर रहा है? उसके पास में होगा इनर्शिया ऑफ मोशन। तो अगर जो स्टेट है उसके पास में, अगर वो उसी स्टेट में रहना चाहता है ना, उसी स्टेट में वो सेटिस्फाइड है, तो उस स्टेट को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी वो खुद का स्टेट चेंज नहीं कर पाएगा। अगर मोशन में ऑब्जेक्ट तो मोशन से रेस में नहीं जाना चाहता, तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट के पास में इनर्शिया ऑफ मोशन है, जो क्या कर रहा? रेस में जाने के लिए ना बोल रहा है। ठीक है, इसके बेसिकली क्या हो गया, जैसे थोड़ा और डिटेल इसे पढ़ते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस में रहना चाहता है तो हो जाएगा तुम्हारा इनर्शिया ऑफ रेस। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में, मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर वो मोशन में ही रहना चाहता है, इसे कहते हैं हम इनर्शिया ऑफ मोशन। सर इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है और आपने मास क्यों लिखा है? तो बेसिकली मास एंड इनर्शिया रिलेटेड। जिस जिसके पास में मास ज्यादा उसके पास में इनर्शिया ज्यादा होगा, जिस जिसके पास में मास कम उसके पास में इनर्शिया ज्यादा। अगर सेम मास तो सेम इनर्शिया। फॉर एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट केस भाई, ये बंदा कुछ तूफानी कर रहा है, भाई ने हेलमेट पहना है, ओके, और इसने क्या किया? ये सीधा जाके हाथी को टकरा है। ठीक है, टकराने के बाद क्या हो रहा है? तुम्हें पता चल रहा है कि बंदा तो सो गया, हाथी वैसे ही। बिकॉज की वैसे हो रहा है, बिकॉज हाथी क्या वेट ज्यादा है, मान लो मास ज्यादा है, वेट नहीं मास ज्यादा है, इसीलिए उसके पास में इनर्शिया ज्यादा होगा, इसीलिए उसका स्टेट अभी भी रेस्ट पे ही है। बंदा क्या कर रहा है? बंदा रेस में था, बाद में मोशन में था। ओके, मोशन में था पहले, बाद में रेस में क्यों आ गया? बिकॉज उसका स्टेट चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? बिकॉज उसके पास में लेस इनर्शिया है। लेस इनर्शिया क्यों है? बिकॉज उसका मास क्या है भाई? कम है। ठीक है, थोड़ा रिलेटेड कॉन्सेप्ट है दोनों के दोनों, एक बार प्रॉपरली समझो।
नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया के तीन टाइप्स होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अभी क्या चीज है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके रेस्ट वाले स्टेट को चेंज नहीं करता है, मान लो कि रेस्ट में रहना चाहता है, उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके मोशन को चेंज करना चाहता है या फिर मोशन में रहना चाहता है, उसे कहते हैं हम इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहता है, तो उसे कहते हैं हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक सिंपल एग्जांपल इसका देता हूं। मान लो यहाँ पे क्या है, एक बस है, ओके। बस कैसे है, अभी रेस में। अगर वो बस को मोशन में जाना है, ओके, मोशन में जाना है, तो बस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप बहुत बार एक्सपीरियंस भी करते हो, बंदा क्या होता है जो सीट पे बैठा हो, पीछे धक्का लगता है, उसे जर्क लग जाता है। तो बेसिकली जर्क क्यों लगता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, देखो हर बार आपको सवाल कैसे आएगा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्शिया इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। सिंपली देखो, पहले एक स्टेट होगा, बाद में दूसरा स्टेट होगा। पहले वाला स्टेट कौन सा है भाई, रेस्ट। सेकंड वाला मोशन हो सकता है। तो अगर वो रेस्ट से मोशन में जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट के पास में इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनिशियल स्टेट देखो कौन सा है। सेकंड क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, मोशन से कहां पे जा रहा है, रेस्ट में जा रहा है, तो इसके पास में, ऑब्जेक्ट के पास में पहला वाला स्टेट कौन सा था, मोशन, इसलिए इसके पास में इनर्शिया कौन सा होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। ठीक है, चलेगा। मोशन का एग्जांपल कौन सा होता है, सपोज मान लो बस चल रहा है अभी। बस चलने के बाद में क्या होता है, बस ड्राइवर ने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है, तो ये आदमी क्या होता है, आगे चला जाता है। तो इसके पास में मोशन, इनर्शिया कौन सा होगा भाई, तो आप बोलोगे से इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। क्यों, बिकॉज वो कौन से स्टेट में था पहले, मोशन में, अभी कहाँ पे आ गया, रेस्ट पे। डायरेक्शन यानी कौन सा होगा, अगर सेम बस अगर टर्न लेता है, तो हम बहुत बार देखते हैं टर्निंग पे हम बाहर की तरफ फेंके जाते हैं। तो उस टाइम में अपने बॉडी में जो इनर्शिया होता है होगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, चलेगा, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही सिंपल लॉ था न्यूटन का। उसने बोला अगर आप किसी भी चीज के ऊपर अनबैलेंस फोर्स अगर एक्ट नहीं करते हो, तो उस ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन जो है वही रहने वाला है। रेस्ट होगा तो रेस्ट रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा तो यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। अरे ये तो हमने पढ़ा है, ये क्या है, बेसिकली इट्स इनर्शिया, जो हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया भी। अभी इसका मतलब क्या है, फर्स्ट लॉ तुम्हें डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है। ओके, इसे कहा जाता है क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स इन द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ओके, ये तुम 11th में पढ़ने वाले हो। तो फोर्स का डेफिनेशन हमें बताता है फर्स्ट लॉ। ओके, चलेगा। इस सिंपल फिगर में देखो, ये रेड वाला बॉल है, रेड वाला बॉल वहीं पे रहेगा रेस्ट पे, अनटिल एंड अनलेस ये बंदा आएगा उसे फोर्स से लगाएगा, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होने वाला है। अगर हमने फोर्स लगा दिया तो क्या होता है, तो वो बताया हमें न्यूटन के सेकंड लॉ ने। ओके, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने तो हमें फोर्स बता दिया, लेकिन फोर्स अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर एक्ट होता है, तो उस बॉडी के अंदर में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और उसने क्या किया, सेकंड लॉ फोर्स का एक फॉर्मूला हमें दे दिया सेकंड लॉ से, तो होगा F इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, वो मास पे भी डिपेंड करेगा, एंड कितना फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, एक सिंपल एग्जांपल, एक बीच वाला बंदा क्या कर रहा है भाई, इधर भी एक फोर्स लगा रहा है, इधर भी फोर्स लगा रहा है, दोनों में फोर्स उसने सेम लगाया। लेकिन फर्स्ट केस में तुम देख पा रहे हो, फर्स्ट केस में इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है इसका, लेकिन सेकंड केस में एक्सेलरेशन क्या है भाई, कम है। ऐसा क्यों हो रहा है सर, तो बेसिकली इसका मास कम है, इस बंदी का मास कम है, और ये मोटे का मास ज्यादा है भाई। ओके, तो मास क्या है, इसका ज्यादा है, इसीलिए फोर्स तो सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन एक में ज्यादा है, एक में कम है। क्यों, बिकॉज उसका मास भी क्या है, वहां पे मैटर करता है। ओके, चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन ने सेकेंड लॉ में एक नया वाला टर्म इंट्रोड्यूस किया था, मोमेंटम वाला। अभी क्या चीज है, तो मोमेंटम हमने ऑलरेडी सीखा है, जेरी का एग्जांपल मैंने दिया था। ओके, आपको याद होगा, वो भाग रहा था, उसके मास को अगर मैंने वेलोसिटी के साथ में अगर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे मिल जाएगा उसका मोमेंटम। मोमेंटम को यूज करके न्यूटन ने एक स्टैंडर्ड उसका सेकेंड लॉ का एक डेफिनेशन बनाया। उसने कहा कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को। यानी P होता है मोमेंटम, T होता है टाइम, और d/dt हम दिखाते हैं चेंज के लिए। कहीं पर भी फिजिक्स को आपको d एंड डेल्टा मिला, तो उसका मीनिंग होता है चेंज और स्मॉल चेंज। ओके, चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल से कुछ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पढ़ो, न्यूमेरिकल क्या दिया आपको, उन्होंने बोला है द मास ऑफ अ कैनन इज 100 kg एंड इट रिकॉइल्स विद अ स्पीड ऑफ 0.20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ कैनन, कैनन का मोमेंटम कितना होगा। तो पहले फिगर से देखते हैं, इमेजिन कर पाएंगे इसे। तो जैसे ही कैनन ने क्या किया, TNT ब्रस्ट हुआ भाई, 5 kg का गोला आगे गया, तो कैनन पीछे चला गया। कैनन का मास कितना दिया हमको, मास दिया कैनन का 100 kg, और कैनन का रिकॉइल वेलोसिटी कितना है, 0.25 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें पूछा मोमेंटम कितना होगा, बस इतना पता होना चाहिए। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अभी यूनिट चेक करो, यहाँ पर केजी है, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेकेंड है, एमकेएस यूनिट फॉलो हो रहे, मीटर केजी सेकेंड, तो चेंज करने का नीड नहीं है। मैं क्या करता हूँ, 100 लिखता हूँ यहाँ पे, 0.25 यहाँ पे लिखता हूँ,
दो जीरो से ये आगे चला जाएगा तो कितना होगा ये 25 यूनिट भी लिखना है अभी। तो यूनिट कैसे लिखोगे, तो मास का यूनिट कितना होगा केजी, वेलोसिटी का यूनिट कितना होता है भाई मीटर पर सेकेंड। बस आंसर आ गया आपका। ओके सिंपल प्रॉब्लम है, ऐसे ही प्रॉब्लम एसपीआई में आएंगे बिकॉज टाइम बहुत कम है उसमें। नेक्स्ट देखते हैं, a constant force acts on an object of 5 kg for a duration of 2 seconds. It increases the object velocity from 3 meter to 7 second. Find the magnitude of applied force. Okay, चलो फर्स्ट क्या काम क्या होगा, पहले फिगर ड्रॉ करो। 5 केजी का बॉक्स है भाई, किसी ने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया। ओके लगा दिया, कितने टाइम के लिए लगाया, 2 सेकेंड के लिए। तो क्या हुआ, इसका वेलोसिटी पहले था 3 मीटर पर सेकेंड, बाद में वेलोसिटी कितना हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। ओके वेट तो उतना ही है 5 केजी, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गया। तुम्हें पूछा है फाइंड फोर्स इज इक्वल टू व्हाट। अभी फोर्स का सबसे पहले गिवन को छोड़ दो, पहले देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन तो दिया नहीं था, उसे निकालेंगे कैसे, लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और कितना टाइम उसे लगा है चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना है 7v, इनिशियल कितना है भाई u, 3 टाइम कितना दिया है t, और मास कितना है उसका 5 केजी। बस रख दो यहाँ पे, मैं रख सकता हूँ यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस यू बाय टी। अभी क्या करना है, अभी आपको सिंपली यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। वैल्यूज पुट करो 5 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। वापस यूनिट क्या होगा इसका न्यूटन। ओके जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, पता भी नहीं यूनिट तो क्या लिख सकते हैं, मास का यूनिट क्या होगा मैंने पढ़ा है भाई केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन आ सकता है और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी इसका यूनिट हो सकता है। ठीक है तो सिंपल सवाल आएगा। इसके बाद में काइनेमेटिक इक्वेशन से भी तुम इसे सॉल्व कर पाओगे। एक्सेलरेशन दिया है, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, ऐसे सारे सवाल स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी में दिए। ओके तो आप एक बार सॉल्व करो। एनसीईआरटी में शायद 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर है साइंस के बुक में, और स्टेट बोर्ड में 8th स्टैंडर्ड में चैप्टर है। ओके तो आप उससे भी रिवाइज कर पाओगे इससे। थर्ड देखते हैं लास्ट लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वेरी फेमस लॉ, याद करने के लिए बहुत इजी है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ओके देखो अभी कभी भी न्यूटन ने बोला है कि कभी भी दो फोर्स होंगे वो हमेशा पेयर्स में एक्ट होंगे। इसका मतलब क्या है, अगर आपने किसी भी चीज के ऊपर अगर एक्शन किया तो वो चीज क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा आपके ऊपर एक उल्टा फोर्स लगाता है, इसे हम कहते हैं अपोजिट रिएक्शन। ओके जैसे मान लो एग्जांपल, इस बंदे को पंच किया भाई चिक के ऊपर, तो क्या हो गया इसका चिक अंदर चला गया। ओके अंदर चला गया। सेम क्या होता है इस पंच के ऊपर भी एक फोर्स लगता है जो एक अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है यानी अगर आपको कहीं पर भी एक्शन रिएक्शन फोर्स देखने हैं या फिर न्यूटन का लॉ लगाना है, तो वहां पे उसने बोला है कि एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा एक्ट होंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर है, फर्स्ट कंडीशन। ओके यहाँ पे क्या है ग्लो है एंड चिक है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में भी होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होंगे। ओके तो इक्वल मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होना चाहिए। ठीक है चलिए देखते हैं, ये हो गए यहाँ पे न्यूटन के 3 लॉस खत्म। अभी हम इसके ऊपर कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है व्हाट डू वी गेट बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर आपने मास को वेलोसिटी के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट यानी होता है बेसिकली सिंपली मल्टीप्लिकेशन, तो आपको क्या मिलता है भाई, आपको मिलता है पी। पी क्या होगा मोमेंटम। नेक्स्ट देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू। किसे प्रोपोर्शनल होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ के बारे में हमें पूछा है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ हमने देखा था, फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके आंसर क्या होगा इसका, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। थर्ड देखते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हमेशा कहाँ पे एक्ट होते हैं, एक्ट्स ऑन द डिफरेंट बॉडीज। ओके और उनका मैग्नीट्यूड कैसे होना चाहिए इक्वल, और डायरेक्शन कैसे होना चाहिए अपोजिट। तो फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, सेम दिया था। ओके थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज सेम डायरेक्शन दिया था, यहाँ पे चाहिए था अपोजिट डायरेक्शन एंड बोथ, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, अ फुटबॉल एंड अ स्टोन हैज द सेम मास व्हिच विल हैव मोर इनर्शिया। एक फुटबॉल दिया है, स्टोन दिया है, सेम मास है। अभी हम तुम्हें पता होगा इनर्शिया एंड मास क्या रहते हैं, रिलेशन में आते हैं। ओके दो एक दूसरे के, मास ज्यादा इनर्शिया ज्यादा, मास कम इनर्शिया कम, मास सेम इनर्शिया सेम। ओके तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बोथ हैव सेम मासेस। तो यहाँ पे हमने देखा फोर्स न्यूटन्स के लॉस के बारे में, तो एक बार वापस रिवाइज कीजिएगा। ओके सो पढ़ाई करते रहो, लेक्चर पसंद आता है तो शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।